गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई से चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, यानी कि प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे। तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी की। किसी भी परीक्षा के लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी उपयोगी है। लेकिन मूलतः जो असिस्टेंट, ठीक है, या जूनियर असिस्टेंट का हिंदी का प्रश्न पत्र होने वाला है, उसके लिए अथवा और भी दूसरे प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न होंगे और आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलेगा और आप लोग 5 सेकंड में उत्तर देंगे। उसके बाद मिलाएंगे आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, स्कोर करके देखिए कि कितना सही हो रहा है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? ठीक है, आपको इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा गलत करेंगे। कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ। तो हिंदी भाषा का सीधा जन्म किससे हुआ ये पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ। ठीक है, तो जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। विकास किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर आगे चल करके अपभ्रंश तक पहुंचा। विकास पूछेगा तो आपको क्या बताना है? लौकिक संस्कृत बताना है। और यदि आपसे जन्म पूछता है तो आपको बताना है अपभ्रंश। तो आपका उत्तर हो जाएगा का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो इसमें कौन सी आती है? कन्नौजी बिल्कुल आती है, बांगुरु भी आती है, हरियाणवी इसको बोलते हैं, ये अवधी भी आती है, और इसके बाद आता है तेलुगु। तो तेलुगु जो है वो क्या है, ये इसमें नहीं आती, वो तमिल भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153। तो इसमें कौन सा सही है? ये वाला सही है, 343 से और 351 तक। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिणी भारत में, यानी दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बंगलौर में, चेन्नई में या मैसूर में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आप लोग बताएं कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, आपका उत्तर सही है। तो ठीक है, नहीं है तो इसे नोट कर लीजिए कि चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, या रा लावा किस स्वर के व्यंजन है? तालव्य है, ऊष्म है, अंतस्थ व्यंजन है या ओष्ठ व्यंजन है? ठीक है, तो मूलतः यदि हम यारा लावा को देखते हैं तो ये ना तो तालव्य हैं, ना ऊष्म है, ना ओष्ठ हैं। कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा उत्तर गा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 11 है या 14 है? ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 8, 9, 11, 14। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है वर्णमाला में। ठीक है, चलिए अगला है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की, ठीक है, ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं
कि ला जो है वो प्रकंपित नहीं है, रा प्रकंपित है। उच्छित डा और ढा है। ठीक है। संघर्षशील चा छा जा झा यहाँ है। और ला जो है वो पार्श्विक है। ओके, ला पार्श्विक है। तो आपका उत्तर हो गया कि प्रयत्न के आधार पर ला जो है वो पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब जिसमें बोलते समय दोनों पार्श्वों से यानी जिह्वा के बगल से निकल जाती है क्या, वायु, उसे पार्श्विक कहा जाता है। तो पार्श्विक व्यंजन सिर्फ एक है, ला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोनों प्रश्न इसी पर आधारित हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, ठीक है, परिणीत, परिणति, ठीक है, और परिणीत। तो इसमें सही कौन सा है? परिणति सही है इसमें। ठीक है, परिणति सही है। ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। ये परिणीत है। परिणीत का मतलब होता है विवाहित। ठीक है, ये परिणति, परिणति का मतलब होता है, ठीक है, एनी रिजल्टेंट, यानी बदलाव। ठीक है। अगला है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये अस्थाई लिखा हुआ है, अस्थाई लिखा हुआ है, अस्थाई लिखा हुआ है, अस्थाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को समस्या आएगी कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। ठीक है। स्था धातु में आई प्रत्यय लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? स्था, यानी कि स्थाई बन जाएगा। ठीक है। तो स्थाई का मतलब रुका हुआ। चलिए बताइए कौन सा सही है। तो आई प्रत्यय इस तरह का नहीं होता, आई प्रत्यय इस तरह का होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो यद्यपि में गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है, या दीर्घ संधि है? ठीक है, यद्यपि। तो यद्यपि में कौन सी संधि है? ओके, सब लोगों को आता होगा ये। इसमें यण संधि है। यदि और अपि, तो क्या बन जाता है? यदि और अपि, ई और जो है ना आ मिल करके क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो यण संधि है। अगला है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशोदा में संधि का नाम यशः प्लस दा, यानी कि यशोदा, अर्थात विसर्ग संधि। ओके, जिन्होंने विसर्ग बताया उन्हीं का ही सही होगा। यशोदा में विसर्ग संधि, यशः प्लस दा, यशोदा। अगला है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी। चंद्र प्लस उदय, यानी आ और उ मिल करके ओ बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। चलिए, एक संधि का प्रश्न और आपके सामने है, इसे हल कीजिए। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? गुण, अयादि, यण, या दीर्घ संधि? तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। अभि प्लस उदय, ठीक है, ई और उ मिल करके क्या बन गया? या बन, यानी कि या बन गया, और फिर या में उ की मात्रा लग गया है, अभ्युदय। तो यण संधि है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है? बताइए। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, या कृपालु? कृदंत प्रत्यय से किस, कौन सा, यानी कि कौन सा कृदंत शब्द है? कृदंत का मतलब क्या हुआ? यानी कि क्रिया। तो क्रिया क्या है यहाँ पर? बिकना। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिकाऊ। ठीक है, इसमें आऊ
लगा हुआ है प्रत्यय तो बिकाऊ बना, कृत प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द ये रंग से बना है, ये दूध से बना है, ये कृपा से बना है? ठीक है, ये सभी संज्ञाएं हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय, लोग, गण, वर्ग और प्रेस। तो यहाँ पर क्या है, प्रेस जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है, शिक्षक लोग, शिक्षक गण, शिक्षक वर्ग। ठीक है, ये सब शिक्षक के क्या हैं, बनते हैं समूह, लेकिन प्रेस नहीं बनता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल्प में प्रत्यय किस में प्रयोग हुआ है? विकल्प में, अलक में, पुलक में या धनिक में? तो क्या यहाँ विकल्प यानी अल, अलक यानी कि लक, या अल और अक और पुलक यहाँ पर भी हो जाएगा वही वाला, या धनिक, तो किसमें प्रयोग हुआ है? ओके, समझ में जिन जिन लोगों को आ गया है बहुत अच्छे। धनिक यानी एक प्रत्यय, यहाँ पर धन में एक प्रत्यय लगा, धनिक बन गया। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, ये योगी। योगी की बात कर रहा है ये, तो योगी कौन है? विद्यालय है, विद्या और आलय। यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है? फिर से यौगिक बताना है, पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। ठीक है, तो कौन सा यौगिक शब्द है? पंकज या पाठशाला, जलज या दिन। पंकज रूढ़ है, जलज रूढ़ है, पाठशाला। ठीक है, पाठशाला क्या है? ठीक है, पाठशाला आपका पाठ और शाला, ये दोनों मिल करके बना हुआ है, यही है आपका यौगिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विभावरी किस प्रकार का, ठीक है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी किस प्रकार का शब्द है? उसे विभावरी का मतलब भी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, विभावरी का मतलब क्या होता है? क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है? ठीक है, तो किस प्रकार का है विभावरी? आप लोग बहुत कम सुनते हैं इसलिए तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक? ठीक है, तो योग रूढ़ कौन सा है इसमें? तो बिल्कुल लंबोदर क्या है? योग रूढ़ है। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढोर या पुष्कर? तो कौन सा नहीं है? पुष्कर नहीं है। ठीक है, पुष्कर का मतलब होता है तालाब, तालाब का ये तत्सम शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सभा में 20 लोग उपस्थित थे या सभा में 20 लोग थे, इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग किया है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक? ठीक है, तो कौन सा इसमें देखिए 20 आया है और 20 गिनती होती है, लोगों की गिनती की जाती है। ठीक है, इसलिए संख्यावाचक है, लेकिन ये 20 है, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत? जो इस समय चल रही है, ठीक है, वो क्या है? वो अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है, जो चल रही है अभी पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण वर्तमान है। ओके, अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। ठीक है, यानी जो क्रिया की विशेषता इनमें से बताएगा, ठीक है, वो क्या है? तेज या पहला या बुद्धिमान या मीठा? देखिए, ये तो विशेषण है, पहला व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी, मीठा। ठीक है, तो यानी कि ये भी विशेषण ही है।
ठीक है, लेकिन ये क्रिया के नहीं है, ये संज्ञा की, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, मीठा गन्ना। लेकिन तेज चाल, तेज लिखावट, तेज दौड़, तो दौड़ना, चलना, इन सब की विशेषता बताता है, इसलिए तेज क्या है, ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए, और अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने समूह में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।